हमारी आज की कहानी है साहस। मुकेश जी आज अचंभे में थे कि आखिर पैसे गए तो गए कहाँ। फिर उन्हें अचानक ध्यान आया और वह गुस्से में अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में जब यह सबके बारे में सोचते जा रहे थे तो उनका मन घृणा और गुस्से से भरा जा रहा था। जैसे ही घर पहुंचे तो उनका मुंह गुस्से में लाल हो गया। देखा तो बेटे बहू हंसी ठहाका लगा रहे थे और कहीं जाने का प्लान कर रहे थे। उनका बेटा दिवाकर पत्नी को गोद में लिए झूम रहा था। यह देखते ही मुकेश जी गुस्से में चिल्लाकर बोले कि तुम इतनी नीच हरकत कैसे कर सकते हो। तुम्हारी माँ वहां जिंदगी और मौत से लड़ रही है और तुम यहाँ अपनी पत्नी के साथ मिलकर गुलछर्रे उड़ा रहे हो। जरा शर्म हया बाकी है या वो भी बेच खाई है तुम्हें। जरा भी शर्म नहीं आती। हद होती है बेशर्मी की। कम से कम यह तो सोचते कि वह पैसे मैंने अपनी पत्नी के इलाज के लिए रखे थे। मेरी मदद करने की बजाय तुमने वह पैसे चुरा लिए। जरा भी तुम्हें अपनी माँ पर दया ना आई। तभी उनकी बहू बिना कुछ सोचे समझे बड़ी ही बेशर्मी के साथ बोली, अरे ससुर जी, कहाँ उस बुढ़िया के चक्कर में पड़े हो। बीमार है, चलती बनेगी कुछ दिन में। क्यों अपना सारा पैसा उस पर खराब करने में लगे हो। कम से कम बेटे बहू और पोते पोती के बारे में तो सोचिए। सारा पैसा पानी की तरह बहाए जा रहे हो। क्यों हमारा खून जला रहे हो। खुद भी चैन सुकून से रहिए और हमें भी जीने दीजिए। बस बहुत हो गया। यह सुनते ही मुकेश जी का पारा चढ़ गया और उन्होंने जोरदार चाटा अपनी बहू टीना के मुंह पर जड़ दिया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बहू मेरी पत्नी के लिए ऐसा अनाप शनाप बोलने की। कि तभी उनका बेटा दिवाकर बोला, बाबूजी, यह सब क्या है, आपको तमीज नहीं है क्या। कि तभी जोरदार थप्पड़ दिवाकर के गाल पर भी पड़ा। सामने देखा तो पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। तब मुकेश जी बोले, ले जाइए सर इन्हें और ऐसी सजा दीजिए जो यह जिंदगी भर याद रखे। मुझे ऐसे बेटे बहू नहीं चाहिए जो अपने माँ बाप के मरने की तमन्ना रखते हो। इससे अच्छा तो मैं बे औलाद ही रहता। कम से कम यह दिन देखने को तो ना मिलता। पुलिस को सामने देख सलोनी और दिवाकर के पसीने छूटने लगे। दोनों पति पत्नी मिलकर मुकेश जी के पैरों में गिर गए और उनके आगे माफी मांगते हुए गिड़गिड़ाने लगे, बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि कहानी में हम आगे बढ़े, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तब मुकेश जी चिल्लाकर बोले, बस बेटा, इतना ही था क्या। इतने में ही तुम्हारे दोनों का दम निकल गया। लेकिन एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारे इस बहकावे में नहीं आने वाला। जब तुम लोग मेरे मुंह पर मुझे और मेरी पत्नी को यह सब कह सकते हो तो आगे का क्या भरोसा। वह दिन याद है तुम्हें जब मैं तुम्हारे आगे गिड़गिड़ा रहा था, तुमसे मदद के लिए भीख मांग रहा था, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी थी। तब दिवाकर बोला कि बाबूजी, मुझसे भूल हो गई, जाने अनजाने में ही सही, हमने आपके साथ बहुत गलत किया। मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मुझे बचा लीजिए, मेरे बच्चों का क्या होगा, जरा ये तो सोचिए। कहकर दिवाकर गिड़गिड़ाने लगा। पत्नी भी घड़ियाली आंसू बहाने लगी और मुकेश जी अपने उन दिनों को याद करने लगे जब उन्होंने अपनी पत्नी शालिनी जी की रिपोर्ट करवाई थी तो पता चला था कि उन्हें कैंसर जैसी घातक बीमारी है जिसका इलाज बहुत महंगा था। डॉक्टर बोले कि यदि समय पर ऑपरेशन कर दिया जाए तो उनकी जान बच सकती है। यह बात सुनकर मुकेश जी को झटका सा लगा था। उनकी तो सारी ख्वाहिशों पर मानो पानी फिर गया था। वह अंदर तक टूट चुके थे। डॉक्टर ने बताया कि इसमें लाखों का खर्चा आएगा। तब उन्होंने
अस्पताल से घर पहुंचकर अपने बेटे दिवाकर को रात में यह बात बताई। तब दिवाकर बोला कि बाबूजी, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं जरूर कोई उपाय निकालूंगा और पैसों का बंदोबस्त कर लूंगा। माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। परंतु पता नहीं दिवाकर को रात भर में ही क्या हुआ। वह सुबह को मुकेश जी से आकर बोला कि बाबूजी, माँ की तो अब उम्र हो चुकी है। मेरे ख्यालों से आपको यह सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और ऐसे ही बात को जाने देना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि अब वह बूढ़ी हो चुकी है। ऑपरेशन करने के बाद भी अगर जान ना बची तो क्या, सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और मेरे पास पैसा बर्बाद करने के लिए फालतू पैसा बिल्कुल नहीं है। अपने बेटे दिवाकर के मुंह से मुकेश जी यह बात सुन सन्न रह गए। उनसे आगे कुछ बोला न गया। वह बस अपने बेटे मुकेश दिवाकर के मुंह को ताकते रहे। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि दिवाकर उन्हीं की औलाद है। परंतु तब भी मुकेश जी हिम्मत बांधे रहते हैं और अपनी पत्नी को पार्क वगैरह में घुमाने के लिए सैर पर ले जाते हैं। उनका मन बहलाते रहते हैं, उनसे बातचीत करते रहते हैं। एक दिन उनकी मुलाकात उनके एक दोस्त से हुई। कुछ देर बात करने के बाद मुकेश जी से बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने रोते हुए अपने घर का सारा हाल अपने दोस्त को बताया। मुकेश जी को इतना बेबस देख उनके दोस्त ने उन्हें गले से लगाया और हिम्मत दिलाई कि मुकेश, तुम अगर ऐसे हिम्मत हारोगे तो तुम्हारी पत्नी शालिनी को कौन संभालेगा? उन्हें तुम्हारी इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है और तुम एक दूसरे की हिम्मत हो, यह तुम जानते हो। बुढ़ापा ऐसा ही होता है। संतान के सामने जब तक माता पिता स्वस्थ रहते हैं, करते हैं, खाते हैं, तब तक वह अच्छे लगते हैं और जब वह बीमार रहने लगते हैं तो औलाद उनसे मुंह फेर लेती है। यह तुम्हारी ही बात नहीं है मुकेश, यह सबके साथ ही होता है। तुम्हें हिम्मत बांधे रखनी होगी। अरे मुकेश, तुम्हारी तो गांव में भी जमीन है। मेरे ख्याल से तुम्हें वह जमीन बेच देनी चाहिए और अपनी पत्नी का इलाज कराना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ज्यादा जरूरी है। वैसे भी जमीन बेटे की ही हो जाएगी बाद में। जब बेटा पैसा नहीं दे पा रहा तो जमीन तो तुम्हारी ही है। तुम अपनी पत्नी के लिए इसका इस्तेमाल करो, क्योंकि बेटा कोई मदद नहीं करेगा। तुम्हें उसके आगे मोहताज होने की कोई जरूरत नहीं है। अपने दोस्त की बात सुनकर मुकेश जी को हिम्मत मिली और उन्होंने अपने दोस्त की मदद से गांव की अपनी जमीन बेच दी। अब जब वह घर आए तो शालिनी शालिनी कहकर चिल्लाने लगे। तब उनकी बहू टीना बोली कि क्या बात है बाबूजी, क्यों बार बार चिल्लाए जा रहे हो? लेकिन जैसे ही उसने मुकेश जी के हाथ में बैग देखा तो देखती ही रह गई और उत्सुकता से पूछ बैठी कि बाबूजी, इस बैग में क्या है? तब फिर से मुकेश जी ने शालिनी जी के बारे में पूछा कि तुम्हारी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही, और बहू की बात को टाल दिया। लेकिन बहू ने फिर से वही सवाल किया। तब मुकेश जी कोई जवाब नहीं देते और खुद से ही इधर से उधर ताक झाक करने लगते हैं। तब बहू बोलती है कि बाबूजी, माँ तो मंदिर गई है, कुछ देर बाद आएंगी। लाइए मुझे बता दीजिए क्या काम है। तब हड़बड़ी में मुकेश जी के 2000 के नोट की 2-3 गड्डियां बैग से गिर जाती हैं। पैसे को देखते ही टीना की आंखें फैल जाती हैं और वह अपने ससुर के पास आकर पूछती है कि बाबूजी, इतने सारे पैसे, यह पैसे कहाँ से आए? तब मुकेश जी कोई जवाब नहीं देते और बोलते हैं, मुझे तुम्हारी माँ से कुछ कागज पर साइन चाहिए थे। पता नहीं कहाँ चली जाती है वह। कह कर गया था कि घर ही रहे, लेकिन नहीं सुनती ही कहाँ है वह। उस बैग को अपने सीने से चिपका लेती है और बोलती है कि जरूरी काम था, अगर आज काम नहीं हुआ तो 2-3 दिन के लिए बात चल जाएगी। बीमार रहती हैं, फिर भी एक दिन मंदिर जाए बगैर नहीं रहेगी। कि तभी बाहर कोई आया तो टीना दरवाजे पर देखने गई
परंतु उसका सारा ध्यान अपने ससुर मुकेश जी के बैग पर ही था। जब अंदर आई तो देखा ससुर जी अपने कमरे में कुछ ढूंढ रहे हैं। तब टीना उनके पीछे जाकर बोली कि क्या बात है, यह इतने सारे पैसे कहाँ से आए। तब मुकेश जी बताते हैं कि बहू, मैंने जो गांव की जमीन थी उस सरपंच को बेच दी है और कुछ पैसे मिल गए हैं। इन्हें बैंक में जमा करवाना था, इसलिए तुम्हारी माँ के साइन चाहिए थे, लेकिन वह है ही नहीं। अब कुछ देर बाद आएगी, तब तक मैं यही कमरे में बैठा हूँ इन पैसों को लेकर। बाबूजी, मुझे लगता है आप चाबी ढूंढ रहे हैं। वह तो माँ ने ही रखी होगी। लाइए, मुझे दे दीजिए, यह पैसे मैं संभाल कर रख दूंगी लॉकर में। तब मुकेश जी को ना बोलता हुआ देखकर टीना बोली कि बाबूजी, लगता है आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। कोई बात नहीं, लीजिए चाबी, और यह रहा मेरा लॉकर। आप खुद से ही सारे पैसे रख दीजिए और चाबी भी अपने पास ही रख लेना। तब मुकेश जी बोले, नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। कहकर उन्होंने पैसे अपनी बहू को दे दिए संभालने के लिए कि जब माँ आएगी मैं उनको दे दूंगी यह पैसे। कहकर बहू ने पैसे लॉकर में रख दिए। जब उसके ससुर मुकेश जी बाहर गए तो बहू कमरे में आई। उसके दिमाग में तो नोटों के बंडल की घंटियां नाच रही थी। उसने पैसे गिने तो थे, 10 लाख थे। उसने दो नोट के बंडल निकालकर अलग अलग से बड़ी ही चालाकी से उसने इस काम को अंजाम दिया। जब उसकी सास शालिनी देवी घर पर आई तब बोली कि माँ जी, आप कहाँ चली गई थी और यह कितनी देर में आई हैं? लीजिए चाबी, और मेरे लॉकर में पैसे रखे हैं। बाबूजी ने मुझे संभालने के लिए दिए थे। आप उन्हें अपने पास ही रख लीजिए, वरना फिर कहेंगे कि पैसे कम कर दिए और मुझ पर ही इल्जाम लगाएंगे। आप लोग तो क्योंकि ससुराल में बहू पर यकीन भी कौन करता है, सब बहू को ही सुनाते हैं। आपकी अमानत आपके हाथ में अच्छी लगेगी। नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। शालिनी देवी बोली कि अगर थोड़े बहुत मनमुटाव हो भी जाते हैं तो सास बहू में तो यह बातें चलती ही रहती हैं। तुम्हें इनको दिल से नहीं लगाना चाहिए। कहकर वह अपनी बहू के कमरे में चली गई। तभी उनके मन में एक विचार आया कि आज तक तो बहू अपने घर कमरे का दरवाजा तक लॉक करके रखती थी, आज उसने अपने लॉकर की चाबी इनको कैसे दे दी। लेकिन फिर बात को नजरअंदाज करते हुए अलमारी के लॉकर से पैसों का बैग निकाल लिया और अपने कमरे में ले जाकर रख दिया। तभी मुकेश जी भी कमरे में आ गए और बोले, शालिनी, तुम कहाँ चली जाती हो? जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होती है तब तो मुझे घर पर नहीं मिलती। तुम्हें मैंने पूरे घर में ढूंढा, तब पता चला कि तुम मंदिर गई थी। अरे हाँ, वह मेरी एक सहेली मिल गई थी, उससे बातचीत करने लगी, इसलिए थोड़ा समय लग गया। मेरी बात सुनो। अजी, मुझे पता है आप पैसों के लिए ही बोलोगे। मैं वह पैसे अपने कमरे में रख लिए हैं और ताला लगा दिया है, परंतु तुमने बैग अच्छे से तो चेक किया ना? हाँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इतनी भी बुद्धू नहीं हूं मैं, जितना सीधा आप मुझे समझते हो उतनी मैं हूं नहीं। नहीं शालिनी, तुम लोगों के बहकावे में आ जाती हो, उनके मोह में जल्दी पड़ जाती हो, इसलिए ऐसा बोल रहा था। और अगर पैसों में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो गई तो फिर कहकर मुकेश जी का गला रोंद गया। एक ही तो सहारा हो तुम मेरी, अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। शालिनी, बेटे बहू का रवैया तुम भी जानती हो, दुनिया दो नंबरी हो चुकी है। शालिनी, कोई किसी का नहीं होता अब, इतनी दूर जाना ही क्यों, अपने घर में ही देख लो। बेटे बहू का कोई भरोसा नहीं, कभी भी हमें चलाते बनेंगे। अरे छोड़िए यह सब बातों को, आप खुद पर ध्यान दिया करें और ज्यादा सोचा ना करें, आपके दिमाग पर गलत असर पड़ेगा। अजी, मुझे कुछ हो गया तो आपका ख्याल कौन रखेगा? खबरदार शालिनी, जो दोबारा से तुमने ऐसी बात कही
एक हम दोनों का ही रिश्ता तो बचा है, जो निस्वार्थ भाव से हम एक दूसरे के लिए सोचते समझते हैं, वरना तो अपनी ही संतान अपनी नहीं है, यह तुम जानती हो। अजी, आप अपने बेटे बहू के लिए अपने मन में ऐसे मेल मत रखिए। अब वह शादीशुदा है, उसके बीवी बच्चे हैं, उस पर उनकी भी जिम्मेदारी होती है। इसलिए बेटा इतना चिड़चिड़ा सा रहता है और उसे काम की फिक्र लगी रहती है। अब वह यह सारे काम संभालेगा या हमें देखेगा? खैर, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अब दिवाकर शहर से बाहर गया हुआ था। अपने ऑफिस के काम को लेकर वह 3 दिन बाद घर लौटा तो टीना ने अपने पति दिवाकर के कान भर दिए। मुकेश जी और शालिनी देवी को लेकर तब दिवाकर बिना कुछ सोचे समझे मुकेश जी से बहस करने लगा और चिल्लाते हुए बोला कि बाबूजी, क्या हो गया आपको? क्या पूरा घर बेच खाने में लगे हो? अरे कम से कम अपनी फिक्र नहीं है तो मेरे बीवी बच्चों को तो देखो, मुझे तो देखो, कुछ देने से तो रहे, ऊपर से जो कुछ है उसे बेच खाने में लगे हो। अच्छा बेटा, तो तुमसे मुखबरी कर दी है किसी ने? चलो अच्छा है, जान गए तुम भी। बाबूजी, पहले आपने माँ के सारे गहने बेच दिए, उसके बाद आपने गांव की जमीन बेच दी, और क्या क्या बेचने का इरादा है आपका? क्यों बुढ़ापे में सठिया रहे हैं आप? आपने मुझसे एक बार भी राय नहीं ली और वह जमीन भी बेच दी। तो क्या करता बेटा मैं, और तुझसे राय लेकर भी कौन सी बात हल हो जाती? तेरी माँ कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझ रही है, मुझे उसकी चिंता है, लेकिन तुझे कोई फर्क नहीं, इसलिए मैं खुद से हल निकाल रहा हूँ। तुझे तो सिर्फ तेरी पत्नी की फरमाइश दिखती है और तो कुछ तुझे दिखाई नहीं पड़ता। मुझे समझ नहीं आता बाबूजी कि आप मेरे क्यों पीछे पड़े रहते हैं, आप मेरे क्यों दुश्मन बन बैठे रहते हैं। परंतु बेटा, तुम्हारी बातों से नहीं दिखता कि तुम्हें अपनी माँ की फिक्र है। तुम तो अपने भविष्य के बारे में ही अभी भी सोच रहे हो। अभी कुछ दिन पहले ही तुमने 20 लाख की कार खरीदी है, लेकिन जब मैंने मदद मांगी तो तुमने अपने हाथ खड़े कर लिए कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे अपने खर्चे बहुत हैं, लाखों रुपया उड़ाने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन अपनी जन्मदाता पर खर्च करने, उसकी जान बचाने के लिए तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं है। और रही सही वह जमीन मेरी अपनी है, उस पर मेरा अधिकार है। मैंने अपने खून पसीने की कमाई से उसे खरीदा था और अब अपनी मर्जी से बेच भी रहा हूँ। मुझे उसमें तुम्हारी राय लेने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह से तुम अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचते हो, उसी तरह से मैं भी अपनी पत्नी के बारे में सोचता हूँ। मेरी पत्नी मेरा सब कुछ है। याद है तुझे बेटा, जब बचपन में तुझे बुखार था या तुझे कुछ हो जाता था तो कैसे तेरी माँ तेरी देखभाल में लगी रहती थी और उसके चेहरे पर जरा भी शिकन न आई तुझे लेकर, सारी सारी रात जागती थी। पर एक तू है। बस बस बाबूजी, मुझे फालतू के ड्रामे नहीं सुनने। कौन सा आपने और माँ ने मेरे पर एहसान कर दिया? सारे ही माँ बाप यह सब करते हैं, आपने कुछ अलग तो नहीं किया है ना? बस दिवाकर, बहुत बोल लिया तुमने, अब एक और शब्द नहीं। मैं तुम्हारी माँ को परसों अस्पताल में एडमिट करा रहा हूँ और उसका इलाज भी। मेरे काम में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैला रहा किसी भी चीज के लिए। नहीं बाबूजी, ऐसी बात नहीं है। दिवाकर थोड़ी नरम लहजे में बोला। बाबूजी, मैं सोच रहा था कि अगर माँ के इलाज से कुछ पैसे बच जाए तो मैं एक नया बिजनेस पार्टनरशिप के रूप में करूं। उसने मुझे पैसों की जरूरत पड़ रही है। अगर आप मेरी कुछ मदद कर दे तो। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मुझे कर्ज लेना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कर्ज से बचकर आप ही मेरी कोई मदद कर दे। अच्छा, अपने मतलब की बात आई तो यहाँ भोलापन दिखा रहे हो, और अभी थोड़ी देर पहले मुझ पर किस तरह से चिल्ला रहे थे तुम। और रही पैसों की बात,
तो कर्जा लो या कुछ भी करो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। मेरी मदद करने के बजाय तुम उल्टा मुझे ही पैसे मांग रहे हो। पता भी है कितना खर्चा होता है इतने बड़े अस्पताल में। कहकर मुकेश जी गुस्से में घर से बाहर निकल गए। 2 दिन बाद उन्होंने अपने बेटे दिवाकर से बोला कि बेटा, तुम्हारी माँ को अस्पताल में एडमिट करवाने के लिए मैं ले जा रहा हूँ। तुम भी चल रहे हो क्या हमारे साथ? तब टीना बहुत धमकाते हुए बोली, अरे बापूजी, यह क्या करेंगे फालतू में, इनका टाइम ही खराब हो जाएगा। और वैसे भी माँ की देखभाल के लिए आप तो हैं ना, इन्हें और भी बहुत काम है, आप चले जाइए। दिवाकर चुप्पी साधे हुआ था और कुछ नहीं बोला। बेटे की चुप्पी मुकेश जी भी समझ रहे थे। उन्हें बहुत गुस्सा आया बहू बेटे पर वह कुछ नहीं बोल सके और अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंच गए। कुछ कपड़े और जरूरत का सामान भी लेकर गए। तुम चिंता मत करो शालिनी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, हिम्मत रखो। नर्स शालिनी देवी को लेकर जाने लगी। मुकेश जी काउंटर पर जाकर सारा पैसा जमा करवाने लगे। तब वह व्यक्ति बोला कि मुकेश जी, आपने तो बोला यह पूरे पैसे हैं, लेकिन यह तो कम है, यह तो 8 लाख ही है। आप 10 लाख बता रहे थे। मरीज की हालत देखकर ऑपरेशन तो हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन तब तक आप यह पैसे जमा कर दीजिए और बाकी के पैसे ले आए। अब यह बात सुनकर मुकेश जी परेशान हो गए। वह अचंभे में थे कि बाकी के पैसे गए तो गए कहाँ, ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने सारे पैसे बैग में ही रखे थे। तभी मुकेश जी को याद आया कि उन्होंने यह बैग बहू के हाथ में भी पकड़ाया था और बहू ने अपने अलमारी के लॉकर में बैग को रखा था, उसके बाद उनकी पत्नी को दे दिया होगा। यह बात को याद करते हैं मुकेश जी का पारा चढ़ गया। दिवाकर भी घर पर चिंता में सर पर हाथ रखे बैठा था। तब उसकी पत्नी टीना बोली, अरे, आप क्यों परेशान हैं? अब तो हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। अब कुछ दिन में आपकी माँ भी ठीक हो जाएगी, फिर हम घूमने चलेंगे। तब दिवाकर बोला, टीना, तुम्हें घूमने की पड़ी है? तुम्हें पता है मेरा हाथ कितना तंग चल रहा है। अगर पैसे नहीं हुए तो कहाँ से घूमेंगे हम? तब टीना बोली, अरे दिवाकर, आप क्यों चिंता करते हैं? इतनी सी बात के लिए घूमने के लिए मेरे पास पैसे हैं। तब वह अंदर जाकर वह नोटों के बंडल लाती हैं और उन्हें हाथ में लेकर उछालने लगती हैं। दिवाकर बोला कि टीना, इतने पैसे, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? अरे, आपकी यही आदत तो मुझे अच्छी नहीं लगती। जरा सब्र कीजिए और देखिए पैसे। अरे हाँ टीना, सबकी चिंता कर करके मैं थक चुका हूँ। मुझे अब जिंदगी बोझ सी लगने लगी है। मुझे लगता है मुझे कहीं घूम कर आना चाहिए और फ्रेश होना चाहिए। हम कल ही घूमने के लिए चलेंगे। और दोनों पति पत्नी हंस पड़े। दिवाकर भी समझ चुका था कि यह पैसे किसके हैं। तभी उधर से मुकेश जी चिल्लाते हुए आए, वाह वाह बहू, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अपने पति पर एहसान कर दिया, उसकी मदद कर दी तुमने। जरा शर्म नहीं कि तुम्हारी माँ वहां जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है और तुम दोनों एहसान फरामोश पैसे चुराकर घर में गुलछर्रे उड़ा रहे हो। तभी वहां पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस को देखते ही दोनों पति पत्नी के हाथ पैर कांपने लगे, पसीने छूटने लगे। शक तो बहू मुझे तुम पर उसी दिन हो रहा था जिस दिन तुम बार बार मुझे उन पैसों के बारे में पूछ रही थी, लेकिन तुम इतनी नीची और गिरी हुई हरकत भी कर सकती हो इसका मुझे अंदाजा नहीं था। लेकिन अब बस बहुत हुआ, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम दोनों को। और शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए तुझे, कि तू भी बहू के साथ मिल गया। तब टीना बहू बेशर्मी के साथ बोली, अरे बाबूजी, कहाँ माँ के चक्कर में पड़े हो? अपनी जिंदगी के आखिरी दिन काट रही हैं वह। क्यों उन पर इतना पैसा बहाया जा रहे हो? कम से कम अपने बारे में नहीं सोच रहे हो तो हमारे बारे में तो सोचिए। कुछ दिन में माँ जी चलती बनेगी, तब क्या ही कर लेंगे आप?
और अगर ऑपरेशन के बाद भी नहीं बची तो क्या होगा? सारा पैसा वेस्ट जाएगा। इतना सुनते ही मुकेश जी ने दो जोरदार थप्पड़ बहू टीना के गाल पर रसीद दिए। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बहू मेरी पत्नी के लिए इतना खराब सोच रखने की? अगर उसका अच्छा नहीं सोच सकती तो कम से कम इतना बुरा भी मत सोचो। तब दिवाकर अपनी पत्नी की साइड लेते हुए बोला कि बाबूजी, आप मेरी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तब जोरदार चांटा दिवाकर के गाल पर भी पड़ा। दिवाकर हाथ रख खड़ा हो गया। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इन दोनों को, और ऐसी सजा दीजिए जो यह जिंदगी भर ना भूले। तब बाजी अपने हाथ से जाती देख दोनों पति पत्नी मुकेश जी के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। नामुराद, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। बाबूजी, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। तब टीना बोली, अरे आप क्यों चिंता करते हैं? जेल चले भी गए तो क्या? मेरे पापा बहुत पैसे वाले आदमी हैं और उनके बड़े बड़े लोगों से पहुंच है। हम जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे और अपने पापा के साथ रह लेंगे। यह बात सुन दिवाकर का पारा चढ़ गया और गुस्से में चिल्लाकर उसने एक चाटा टीना के गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे यह सारे दिन देखने पड़ रहे हैं। क्यों हो तुम ऐसी? जैसे तुम खुद हो वैसा ही तुमने मुझे भी बना दिया। अपने ही घर में मुझे चोर बना दिया तुमने। दिवाकर को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और वह पश्चाताप की आग में जल रहा था। अपने बेटे को ऐसा करते देखा तो मुकेश जी ने पुलिस को जाने से रोक लिया। कह दिया, तब बोले कि तुम्हारी जो मर्जी वह करो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। अब मुझे मेरी पत्नी की जान प्यारी है, मैं तो चला हॉस्पिटल। कहकर वह अस्पताल जाने लगे और वह नोटों के बंडल बहू के हाथ से ले लिए और बोले कि हाँ बहू, अपने रहने का इंतजाम ऊपर वाले पोर्शन में कर लो। यहाँ नीचे मैं और मेरी पत्नी सुकून से रहेंगे। जवान हो तुम अभी, तुम्हारे हाथ पैरों में दर्द नहीं होगा ऊंची नीची सीढ़ियां चढ़ते हुए। लेकिन बाबूजी, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारा कमरा तो नीचे है। तब दिवाकर ने टीना को चुप करते हुए कहा कि चुप हो जाओ तुम। यह क्यों भूल जाती हो कि यह घर मेरे बाबूजी का है, माँ का है। तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं और मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ। बहुत गलत कर लिया मैंने उनके साथ तुम्हारे कहने पर, लेकिन अब और नहीं। अब पूरे 10 दिन बाद शालिनी देवी अस्पताल से आई। जब उन्होंने पूछा कि बहू कहाँ है, तब मुकेश जी ने बताया कि बहू और बेटा दोनों ऊपर की मंजिल में अब से रहेंगे। अब तुम आराम से नीचे सुकून से रहना। तुम्हें बहू की किट किट सुनने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही उससे बहस करने की। तुम सिर्फ खुद पर ध्यान दो। अब मुकेश जी अपने पास से कुछ जमा राशि से एक दुकान खोलते हैं किराने की और उसमें सामान भर लेते हैं और अब उस पर बैठने लगते हैं, जिससे किराने की दुकान समय के साथ चलने लगती है और अच्छी खासी सैलरी आने लगती है, जिससे वह अपना भरण पोषण करने लगते हैं। जब बेटा दिवाकर मदद करने के लिए कहता, मुकेश जी को कहते कि बेटा मुझे तेरी जरूरत नहीं, तो मुकेश जी कहते कि बेटा मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं है और दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर ही पीता है। यह बात तुम भी जानते हो। पहले ही तुमने हमारी बहुत मदद कर दी, अब हमें तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। और वह पैसों की चोरी वाली बात तुम्हारी माँ के कानों तक नहीं पड़नी चाहिए। मैं नहीं चाहता उसे और दुख हो। तुम अपनी पत्नी और बीवी बच्चों की जरूरतें पूरी करो और हमसे दूरी बनाए रखो। बस हमारे लिए यही बेहतर है। हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। शालिनी देवी अपने पति मुकेश जी से बातों बातों में पूछती हैं कि आखिर बेटे बहू इतने क्यों बदल गए, ऐसा क्या हुआ? तब मुकेश जी मंद मंद मुस्कुराते हैं और कहते हैं
कि शालिनी, तुम उनकी फिक्र छोड़ो और अपने ऊपर ध्यान दो। हम दोनों सर उठाकर जीते आए हैं और सर उठाकर ही जिएंगे। और तुम क्यों बार बार एक ही प्रश्न करती हो कि बेटा बहू वैसे क्यों हो गए? शालिनी, बेटा बेटा ही होता है और पिता पिता ही होता है। अब कल की आई लड़की के पीछे अपना जीवन थोड़ी बर्बाद कर देगा वह। अच्छा बुरा उससे भी समझ आता है। अब ऐसे ही दिन बीतते गए और खुशी खुशी मुकेश जी और शालिनी देवी अपना जीवन यापन करने लगे। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कहानी को लेकर? मुकेश जी ने अपने बेटे बहू के साथ जो किया वह फैसला सही था कि गलत? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। कहानी आपको अच्छी लगी हो, जरा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को हाइप करें। धन्यवाद।